जब वक्त होता है तो एहसास नहीं होता है, और जब एहसास होता है तो वक्त नहीं होता। मैं साबिर अली और आप देख रहे हैं ILCC अली क्लासेस, और अभी हम लोग करेंगे प्रॉब्लम बेस्ड ऑन इलेक्ट्रिक फील्ड, और उसके बाद हम लोग देखेंगे डाइपोल पे भी। अभी हम लिखने जा रहे हैं ये क्वेश्चन, अगला क्वेश्चन। इससे पहले भी बहुत सारे प्रॉब्लम किए हैं, स्टैंडर्ड प्रॉब्लम किए हम लोगों ने। जो इम्पोर्टेंट सवाल है और जो अच्छे कंसेप्ट के लिए ज़रूरी है, वैसे सवाल करके दिखाने से क्लियर होता कंसेप्ट को। कुछ सवाल और हम इसी तरीके से करके दिखाते हैं। तो मैं क्वेश्चन लिख रहा हूँ, अगला क्वेश्चन, ठीक है। ये क्वेश्चन दे रखा है, मैं इस क्वेश्चन को पहले समझाता हूँ, पढ़ के बताता हूँ, फिर समझाता हूँ, फिर करके दिखाता हूँ। इसमें बहुत सारे कंसेप्ट हैं जो हम लोग को थोड़ा इलेक्ट्रिक फील्ड का देखते हुए से समझना है। क्या दे रखा? एन इलेक्ट्रिक फील्ड E इज सेट अप बिटवीन द प्लेट्स, टू पैरेलल प्लेट्स ऑफ अ कैपेसिटर एज शोन। ये दे रखा, एक प्लेट पे पॉजिटिव चार्ज है, एक प्लेट पे नेगेटिव चार्ज है, इक्वल एंड अपोजिट चार्ज होते हैं, कैपेसिटर कहलाता है। इलेक्ट्रिक फील्ड का डायरेक्शन पॉजिटिव से नेगेटिव की तरफ है, तो ये इलेक्ट्रिक फील्ड का डायरेक्शन डाउनवर्ड डायरेक्शन में दिखा रखा है। इस प्लेट का जो लेंथ है L है, यहाँ पे मैं पढ़ता हूँ, एन इलेक्ट्रॉन इंटर सिमेट्रिकली बिटवीन द प्लेट्स विद द स्पीड ऑफ V0। द लेंथ ऑफ ईच प्लेट इज L, ठीक है ना, L। फाइंड द एंगल ऑफ डेविएशन ऑफ द पाथ ऑफ द इलेक्ट्रॉन्स एट इट कम्स आउट ऑफ द फील्ड। जैसे इस इलेक्ट्रॉन को हम लोगों ने छोड़ा, मैं बिल्कुल बीच में, पैरेलल प्लेट के बीच से हमने छोड़ा, तो ये इलेक्ट्रॉन नेगेटिव चार्ज है, तो ये अट्रैक्ट होगा इस पॉजिटिव प्लेट से और इससे रिपेल होगा। तो ये सीधा ऐसे जाते ही उधर अट्रैक्शन रिपल्शन की वजह से ये फिर ऐसे ऊपर की तरफ निकलेगा, ठीक है। बताया था ना, तो उसमें कुछ और पूछा था, इसमें हम लोग एंगल पूछ रहे हैं, डेविएशन। तो जैसे ये सीधा जाता है हॉरिजॉन्टली, लेकिन ये जाते जाते यहाँ से फील्ड से बाहर निकल रहा है पैरेलल प्लेट से, और अब ये यहाँ पे जो इसका लाइन है इतना एंगल है, तो ये थीटा का वैल्यू निकालना है, कितना एंगल से ये बाहर जाएगा, ये हमारा एक रिलेशन आएगा, उसे निकालना है, ठीक है ना। कई बताया कि बहुत सारे क्वेश्चंस है इलेक्ट्रिक फील्ड या किसी भी चैप्टर से, जो उसके कंसेप्ट को यूज़ करके एक फार्मूला और नया आ जाता है। तो वो सारे फार्मूले को भी हमें, जो स्टैंडर्ड क्वेश्चंस हैं, उससे ध्यान करना होगा। ना जाने क्या आ जाए, उससे सिंपली फार्मूला आ जाए, न्यूमेरिकल्स आ जाए, या फिर उसको एप्लीकेशन करेंगे, वो भी एक अच्छी चीज़ है। समझ में बात आई? तो ये सवाल दे रखा है कि एक पैरेलल प्लेट्स है, उसके फील्ड में इलेक्ट्रिक फील्ड है, टॉप पे पॉजिटिव नीचे नेगेटिव दे रखा, डाउनवर्ड डायरेक्शन में एक इलेक्ट्रॉन को जब हम लोग हॉरिजॉन्टली मूव करते हैं तो इलेक्ट्रिक फील्ड की वजह से ये इलेक्ट्रॉन पे अट्रैक्शन होता है, और इस तरह से ये बेंड करते हुए आगे की तरफ जाता है और प्लेट से बाहर निकलता है। जितना एंगल से बाहर निकलेगा वो एंगल का रिलेशन हमें बताना है, ठीक है ना। अब हम लोगों ने बताया कि जब भी कभी एक चार्ज इलेक्ट्रिक फील्ड में मूव करता तो उस पर फोर्स लगेगा, इलेक्ट्रिक फील्ड की वजह से एक फोर्स लगता है चार्ज पे, और जो फोर्स होता है Q इंटू ई होगा। Q मतलब चार्ज, E मतलब इलेक्ट्रिक फील्ड, Q इंटू ई होगा, और फोर्स जो होता है मास इंटू एक्सेलरेशन भी होता है, ठीक है। तो इसका हम लोग सोल्यूशन करते हैं, ठीक है। क्या बताया, अब ये जब जा रहा है तो एक्सेलरेशन कितना होगा? द एक्सेलरेशन ऑफ इलेक्ट्रॉन इज ए जो होगा E इंटू ई अपॉन एम हो जाएगा। ये इलेक्ट्रॉन का मास से होता है, फोर्स इज इक्वल टू मास इंटू एक्सेलरेशन, तो ये हमारा एक्सेलरेशन का फॉर्मूला हो गया ये। अब क्या बताया कि ये जो पार्टिकल है इलेक्ट्रॉन, इसका हॉरिजॉन्टल वेलोसिटी उतना ही है, कांस्टेंट है, लेकिन इसका वर्टिकल वेलोसिटी चेंज हो रहा है। क्यों? क्योंकि यहाँ पे वर्टिकल वेलोसिटी 0 है और फोर्स का डायरेक्शन क्या लगा? ऊपर की तरफ लग रहा है, तो फोर्स लग रहा है तो उसका वर्टिकल यानी कि वाई एक्सिस के अलोंग इसका जो है ये इस तरह से डिस्प्लेसमेंट बदलते जा रहा है,
वाई एक्सिस के अलॉन्ग, ठीक है ना। तो इनिशियल वेलोसिटी अलॉन्ग द वाई एक्सिस इसका 0 था, लेकिन जब ये यहाँ से निकल रहा होगा तो इस वक्त इसके फाइनल वेलोसिटी होगा अलॉन्ग द वाई एक्सिस, ठीक है। तो फाइनल वेलोसिटी अलॉन्ग द वाई एक्सिस एट द पॉइंट दिस, यहाँ पे लेंगे फाइनल वेलोसिटी of the electron along y-axis, फाइनल वेलोसिटी लेंगे वेलोसिटी अलॉन्ग द y-axis, क्या हो जाएगा u प्लस at, ऐसे भी लिख सकते हैं हम लोग, होता है ना, v इज इक्वल टू यू प्लस at होता है। तो हम लोगों ने फाइनल वेलोसिटी अलॉन्ग द y-axis को इनिशियल वेलोसिटी अलॉन्ग द y-axis at लिख दिया, लेकिन इनिशियल वेलोसिटी इसका 0 है, तो ये हो जाएगा हम लोग 0 प्लस at इज इक्वल टू at, ठीक है। कितनी बात सुन में। अब क्या बताया कि ये वेलोसिटी अलॉन्ग द y-axis एक्सेलरेशन ड्यू टाइम, यहाँ से यहाँ तक जाने में कितना इलेक्ट्रॉन को टाइम लगेगा। तो हॉरिजॉन्टल वेलोसिटी उतना ही है, वो चेंज नहीं हो रहा है। चेंज कौन सा वेलोसिटी हो रहा है, वर्टिकल कंपोनेंट में, ठीक है ना। तो हॉरिजॉन्टल की जो वेलोसिटी दे रखा है v नॉट दे रखा है हॉरिजॉन्टल में, और यहाँ से यहाँ तक जो लेंथ है यानी कि जो डिस्टेंस है वो l के बराबर है, ठीक है ना। तो टाइम टेकन टू क्रॉस द पैरेलल प्लेट इज t इज इक्वल टू कितना आ जाएगा L अपॉन v नॉट वेलोसिटी अलॉन्ग द वाई एक्सिस, ठीक है ना, वेलोसिटी अलॉन्ग द वाई एक्सिस। तो ये हमारा t का वैल्यू आ जाएगा हमारा, कितनी बात में। अब इसको v नॉट भी बोल सकते हैं, वेलोसिटी अलॉन्ग द वाई एक्सिस भी बोल सकते हैं, दोनों में से कुछ भी ले सकते हैं। t इज इक्वल टू डिस्टेंस, ठीक है ना, वेलोसिटी अलॉन्ग द वाई एक्सिस, ऐसे भी दिखा सकते हैं इसको, ठीक। ये दोनों में सेम रिलेशन रहेगा। अब क्या बताया कि अगर हम लोग ये लेते हैं t का वैल्यू यहाँ डालते हैं हम लोग, ठीक है ना, a का वैल्यू तो ये है ही हमारे पास, और t का वैल्यू इसमें डालते हैं। पुटिंग द वैल्यू ऑफ, इसको इक्वेशन नंबर 2 कर लेते हैं, ऑर्डर के हिसाब से इसे 1 कर लेते हैं और इसे 3 कर लेते हैं, ठीक है ना। पुटिंग द वैल्यू ऑफ a एंड t इन इक्वेशन सेकेंड, तो क्या मिलेगा, फाइनल वेलोसिटी अलॉन्ग द वाई एक्सिस इज इक्वल टू कैपिटल E अपॉन m इंटू L अपॉन Vx, या v नॉट ले लेते हैं, ठीक है। ये हमारा रिलेशन आ जाएगा हमारा Vx, Vy इज इक्वल टू EL अपॉन m इंटू v नॉट। ये हमारा वेलोसिटी अलॉन्ग द वाई, फाइनल वेलोसिटी अलॉन्ग द वाई एक्सिस एट दिस पॉइंट, जब वो जहाँ पे निकल रहा होगा फाइनल वेलोसिटी इतना आ जाएगा। ये कितनी बात में। यहाँ से अगर हम लोग देखते हैं तो ये परपेंडिकुलर है, ये बेस है, और ये इसको आर्क लेंगे तो ये एक राइट एंगल ट्रायंगल बनाएगा, तो यहाँ पे 90 डिग्री होगा। और ये जो थीटा है, ये जो थीटा हम लोग चाहे तो यहाँ से भी दिखा सकते हैं, ये जो वी वाई है सिमिलर ट्रायंगल करके दिस साइड करस्पॉन्डिंग टू दिस साइड बेस, ठीक है ना। तो हम लोग tan थीटा निकालेंगे। tan थीटा क्या होता है, परपेंडिकुलर अपॉन बेस। यहाँ पे परपेंडिकुलर होगा वेलोसिटी अलॉन्ग द वाई एक्सिस और बेस होगा वेलोसिटी अलॉन्ग द एक्स एक्सिस, ठीक है ना। क्वेश्चन को मिटा देते हैं, इसको समझने लिख लीजिएगा इसको। अब इसको हम लोग लेते हैं tan थीटा इज इक्वल टू वी वाई अपॉन वी एक्स। tan थीटा इज इक्वल टू वी वाई अपॉन वी एक्स। वी वाई का वैल्यू हमारे पास है, क्या है ये, ई कैपिटल ई एल अपॉन एम वी नॉट, ये वी वाई की वैल्यू है।
और ये जो वी एक्स है इसको हम लोग वी एक्स ही रहने देते अभी यहाँ पे। लेकिन हमें बताया था वेलोसिटी अलॉन्ग द वाई एक्सिस, सॉरी एक्स एक्सिस एंड वी नॉट दोनों सेम ही है। जैसे हॉरिजॉन्टल वेलोसिटी था तो हम लोग वेलोसिटी वी नॉट भी बोल सकते हैं या वेलोसिटी अलॉन्ग द एक्स एक्सिस बोल सकते हैं उसको। तो इस वी एक्स को अगर रिप्लेस दे देते हैं तो क्या मिलेगा हमें, ई कैपिटल ई अपॉन इंटू एल एम वी नॉट स्क्वायर, ठीक है ना, क्योंकि ये वैल्यू दे रखा हमें। हाँ वी एक्स हटाकर वी नॉट डाल दिया, ठीक है। तो थीटा इज इक्वल टू क्या हो गया, tan इनवर्स ई कैपिटल ई एल अपॉन एम वी नॉट का स्क्वायर। ये हमारा एक थीटा यानी कि एंगल एट विच डेविएटेड, फाइनली डेविएटेड, टोटल एंगल इट डेविएटेड, कितना ये चलते चलते डेविएट किया फाइनली, ये हमारा आ जाता है। ये एक रिलेशन है, बहुत ही अच्छा रिलेशन है, इटसेल्फ क्वेश्चन में पूछ सकता है या इसमें वैल्यू डाल के भी डाल सकते हैं। इलेक्ट्रिक फील्ड दे रखा, लेंथ दे रखा, मास दे रखा, इलेक्ट्रॉन है तो इलेक्ट्रॉन का मास भी हमें पता होता है, और फिर वेलोसिटी किस वेलोसिटी इंटर किया है फील्ड के अंदर वो वेलोसिटी दे रखा है, इसे निकाल सकते हैं। कितनी बात समझ में आई, नोट कर लिए इसको। अगला क्वेश्चन करने जा रहे हम लोग, आगे चले हम लोग। ये अगला क्वेश्चन आ गया, अ चार्ज पार्टिकल of charge 2 microcoulomb and mass 10 milligram, ठीक है ना, 10 milligram, moving with a velocity of 1000 meter, ठीक है, per second, enters a uniform electric field, strength 10 to the power 3 Newton per coulomb, directed perpendicular to the direction of motion, जिधर वो इलेक्ट्रॉन मूव कर रहा है, चार्ज मूव कर रहा है, उसके परपेंडिकुलर इलेक्ट्रिक फील्ड का डायरेक्शन है। फाइंड द वेलोसिटी एंड डिस्प्लेसमेंट आफ्टर 10 सेकेंड, 10 सेकेंड के बाद उस चार्ज पार्टिकल का नेट वेलोसिटी या फाइनल वेलोसिटी कितना होगा और नेट डिस्प्लेसमेंट कितना होगा। कितनी बात में अगर हम लोग देखें तो इसका फिगर अगर बनाएंगे ना तो फिर प्रीवियस जो क्वेश्चन हम लोगों ने किया है ठीक उसी तरह का फिगर बनेगा इसका। तो थोड़ा रफली बना देते हैं हम लोग प्रीवियस क्वेश्चन को, कि जैसे ये हम लोगों ने एक पॉजिटिव ले लिया, ये नेगेटिव ले लिया, एक इलेक्ट्रॉन को इधर प्रोजेक्ट किया, तो इसकी जो वेलोसिटी है ऐसे निकलेगा, ऐसे ये जाएगा ये, ठीक है ना। तो यहाँ पे जो फाइनल वेलोसिटी होगा ये y के एलम, y के रेस्पेक्ट में फाइनल वेलोसिटी कितना हो जाएगा, x के एलम तो वेलोसिटी कांस्टेंट ही रहेगा, क्योंकि इलेक्ट्रिक फील्ड का जो डायरेक्शन है वो हमारा इस तरह से है, ये नेगेटिव चार्ज इलेक्ट्रॉन है तो इलेक्ट्रिक फील्ड उसको अट्रैक्ट कर रहा होगा E, ठीक है ना, ये E नेगेटिव चार्ज है तो ये अट्रैक्ट कर रहा होगा ऊपर की तरफ, ये रिपेल कर रहा होगा। तो रफली इसी तरह का हमारा फिगर बनेगा, लेकिन 10 सेकेंड के बाद इसका फाइनल वेलोसिटी कितना होगा एंड डिस्प्लेसमेंट कितना होगा वो निकालना है। कितनी बात सुनिए, अगर हम लोग हॉरिजॉन्टल एक्सिस में लेते हैं तो हॉरिजॉन्टल में तो कोई फोर्स लग नहीं रहा है, तो इसकी जो वेलोसिटी यहाँ होंगे अलोंग द एक्स एक्सिस वही यहाँ पे भी होगा, ठीक है ना। लेकिन अगर वाई एक्सिस में देखते हैं तो वाई एक्सिस में एक फोर्स लग रहा है और उस फोर्स की वजह से इसका जो फाइनल वेलोसिटी अलोंग द वाई एक्सिस होगा कुछ अलग वैल्यू आएगा, जबकि इनिशियल वेलोसिटी अलोंग द वाई एक्सिस 0 है। तो हम लोग इसको थोड़ा सा करते हैं, सॉल्यूशन करते हैं। क्या दे रखा, इनिशियल वेलोसिटी अलोंग द वाई एक्सिस तो 0 है, फाइनल वेलोसिटी अलोंग द वाई एक्सिस निकालना है, टाइम जो है 10 सेकेंड है, ठीक है। अब अगर फाइनल वेलोसिटी निकालते हैं, वेलोसिटी फाइनल वेलोसिटी अलोंग द वाई एक्सिस इक्वल टू AT, क्योंकि इनिशियल वेलोसिटी 0 है, हमने प्रीवियस क्वेश्चन में भी किया था, और A का जो वैल्यू होगा E अपॉन M इंटू टी, ठीक है ना, ये हम लोग को पता ही है फाइनल वेलोसिटी। E जो है ना एक चार्ज है पार्टिकल है, इसका जो चार्ज है 2 माइक्रोकूलम है, रिलेशन के हिसाब से इतना आएगा, लेकिन 2 माइक्रो का 10 टू द पावर -6, ठीक है ना। इलेक्ट्रिक फील्ड कितना है 10 टू द पावर 3, टाइम कितना है 10 सेकेंड, और मास कितना है 10 मिलीग्राम। 10 मिलीग्राम को केजी में करेंगे तो 10 टू द पावर -6 हो जाएगा, क्योंकि ऐसा यूनिट केजी में लेंगे हम लोग,
कितनी बात समझी? तो 10 टू द पावर 6 इससे कैंसिल होगा, ये 10 इससे कैंसिल हो जाएगा, तो ये आ जाएगा 2000 मीटर पर सेकेंड। यहाँ पे अलोंग द वाई एक्सिस होगा, ठीक है ना। और वेलोसिटी अलोंग द हॉरिजॉन्टल, वेलोसिटी along x axis, along x axis remain constant, that is Vx is equal to 1000 मीटर पर सेकेंड, क्योंकि इसका जो ओरिजेंटल वेलोसिटी दे रखा है ये 1000 मीटर, मूविंग विद वेलोसिटी इतना हो गया, ठीक है ना। तो ओरिजेंटल वेलोसिटी का वैल्यू ये है, फाइनल वेलोसिटी का वैल्यू ये है। तो फाइनल वेलोसिटी जो है ना, ये इसका डायरेक्शन तो इधर की तरफ था वी वाई, और इसका जो डायरेक्शन होगा वी एक्स हो जाएगा, ठीक है ना। तो इन दोनों का रिजल्टेंट जो है कुछ इधर की तरफ जाएगा, तो इसको हम लोग वेक्टर के हिसाब से निकालेंगे। रिजल्टेंट वेलोसिटी जो है ना, उसको कैसे निकालेंगे? रिजल्टेंट वेलोसिटी, रिजल्टेंट वेलोसिटी आफ्टर 10 सेकेंड, ठीक है ना। क्या दे रखा? v इज इक्वल टू वी एक्स होल स्क्वायर वी वाई होल स्क्वायर होल रूट, ठीक है ना। क्योंकि यहाँ पे 90 है, तो हम लोग को याद है कि एक वेक्टर का एडिशन करते हैं, एंगल भी लेते हैं, पी स्क्वायर प्लस क्यू स्क्वायर प्लस 2pq cos थीटा, cos थीटा 90 है तो 90 का वैल्यू 0 जाता है, तो पी स्क्वायर प्लस क्यू स्क्वायर होल रूट लेते हैं। ऐसे ही हम लोग पी की जगह पे मान लो वी एक्स ले लिया और क्यू की जगह पे वी वाई ले लिया, उसका स्क्वायर करके ये वैल्यू आ गया। कितनी बात सुन में आई? वी एक्स कितना दे रखा है? 1000, इसका स्क्वायर कर लेंगे, और वी वाई दे रखा है 2000, इसका स्क्वायर कर लेंगे। कितनी बात सुन में? रूट लगा देंगे इसको, ठीक है ना। अब ये जो आ जाएगा 1000 का स्क्वायर रहेगा, और ये जो होगा 4 इंटू 2 इंटू 1000, 2 इंटू 1000 का स्क्वायर हो जाएगा। ये इस तरह से अलग अलग कर लिया, 2 इंटू 1000। अब देखो इस पे 2 पे भी स्क्वायर रहेगा, 1000 पे भी स्क्वायर होगा। 1000 को अलग कर लेंगे तो 1000 इधर आ जाएगा, तो ये आ जाएगा 1000 का स्क्वायर, फिर ब्रैकेट 1 + 4, ठीक है, होल रूट। कुछ बात समझ में आ रही है? इसमें से 1000, इसमें से 1000 बाहर निकाल लिया, यहाँ से बचेगा 1, यहाँ से 2 का स्क्वायर 4 बचेगा। इसको जो है ना 1000 का स्क्वायर से रूट कैंसिल हो जाएगा, तो ये 1000 √5 मीटर पर सेकेंड, यानी 10 सेकेंड के बाद इसकी जो वेलोसिटी होगा 1000 √5 का वैल्यू हम लोग 2.2 ले सकते हैं, कुछ वैल्यू ले लेंगे तो उससे हम लोग मल्टीप्लाई कर देंगे, लेकिन इतना ही आंसर हम लोग को काफ़ी है समझने के लिए। ये तो हो गया फाइनल वेलोसिटी आफ्टर 10 सेकेंड। अब निकालने जाएंगे हम लोग डिस्प्लेसमेंट आफ्टर 10 सेकेंड। 10 सेकेंड इसे नोट कर लिए, फिर मैं मिटाऊंगा भी। देखो कंसेप्ट कैसे यूज होते हैं। अगला सेकेंड पार्ट करने जा रहे हैं, इसे मिटा दे रहे हम लोग। नेट डिस्प्लेसमेंट निकालना हमें, नेट डिस्प्लेसमेंट, ठीक है। तो हॉरिजॉन्टल में तो वेलोसिटी कांस्टेंट है, तो 10 सेकेंड में जो डिस्प्लेसमेंट होगा वो डायरेक्ट मल्टीप्लाई कर देंगे। डिस्प्लेसमेंट अलोंग एक्स एक्सिस, ठीक है ना। कितना आ जाएगा? x इज इक्वल टू स्पीड इन वेलोसिटी इंटू टाइम, वेलोसिटी इंटू टाइम। वेलोसिटी दे रखा 1000 मीटर पर सेकेंड, टाइम दे रखा 10 सेकेंड। 10,000 मीटर ये हमारा डिस्टेंस ट्रैवल इन 10 सेकेंड हो जाएगा अलोंग द एक्स एक्सिस। लेकिन वाई एक्सिस में फोर्स लग रहा है, तो हम लोग इस तरीके से निकाल लेंगे क्योंकि उसमें एक्सेलरेशन होगा। तो डिस्प्लेसमेंट अलोंग द वाई एक्सिस कैसे निकालेंगे? डिस्प्लेसमेंट
along y axis is equal to y initial velocity along the y axis into t plus half a t square। ये हम लोग लेंगे डिस्प्लेसमेंट along the y axis के लिए। ठीक है, अब यहां पे जो दे रखा है ये इनिशियल वेलोसिटी तो जीरो है y एक्सिस के अलॉन्ग, तो इसे हम लोग जीरो कर लेते हैं। ये जीरो है तो ये जीरो कर लेंगे, ये जीरो होगा तो ये पूरा ही जीरो हो जाएगा। ये तो y जीरो हाफ ए टी, तो ए का वैल्यू क्या लिखेंगे ई कैपिटल ई अपॉन एम, ये ए हो जाएगा हमारा, ठीक है ना, और टी का स्क्वायर कर लेंगे। तो डिस्टेंस ट्रेवल इन वाई हाफ, ये जो चार्ज था 2 माइक्रोकूलम था, तो 2 इंटू 10 टू द पावर -6, इलेक्ट्रिक फील्ड 10 टू द पावर 3 था, मास दे रखा था हम लोग 10 मिलीग्राम, तो इसको केजी में कन्वर्ट करेंगे इतने से मल्टीप्लाई करके, फिर टाइम है 10 सेकेंड, इसका स्क्वायर कर दिया। ठीक है, तो ये 10 से 10/6 10 टू द पावर 6 कैंसिल हो जाएगा, इस 10 से इसका एक पावर कैंसिल हो जाएगा, और ये 4 0 आ जाएगा, 2 से ये 2 से 2 कैंसिल हो जाएगा, तो कितना आ जाएगा, ये भी 10,000 आ जाएगा। ठीक है ना, 1 0 ये और 3 0 ये, 4 0। अब बताया क्या कि अगर वाई एक्सिस में इसका डिस्प्लेसमेंट जो है 10,000 है, एक्स एक्सिस में भी डिस्प्लेसमेंट 10,000 है, तो ये डिस्प्लेसमेंट एक वेक्टर क्वांटिटी होता है, और फिर रिजल्टेंट डिस्प्लेसमेंट अगर निकालना होगा तो वेक्टर का जैसा ऐड करता उसी के हिसाब से ऐड कर देंगे। तो रिजल्टेंट डिस्प्लेसमेंट, ठीक है ना, क्या आ जाएगा, ये एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर होल रूट, रिजल्टेंट डिस्प्लेसमेंट के लिए डिस्प्लेसमेंट अलोंग द एक्स एक्सिस का स्क्वायर, डिस्प्लेसमेंट अलोंग द वाई एक्सिस का स्क्वायर। ये एक्स के तरफ डिस्प्लेसमेंट था, ये वाई का डिस्प्लेसमेंट था, दोनों को स्क्वायर करके प्लस करके रूट निकाल लिया। ठीक है, दोनों सेम टर्म है तो 2 इंटू 10,000 आ जाएगा, और अगर इसको निकालेंगे तो ये आ जाएगा 10,000√2 मीटर। ये हमारा फाइनल आंसर आ जाएगा। कहाँ समझ में आया इसे, उसी तरह का सवाल है, मगर यहाँ वेलोसिटी एंड डिस्प्लेसमेंट निकालना था, वहाँ पे हमें एंगल निकालना था। ठीक है, तो इसे मिटाते हैं, इस क्वेश्चन को मिटाते हैं हम लोग, और अगला क्वेश्चन करते हैं, देखते हैं और क्या क्या क्वेश्चंस हैं। ठीक है, आप लोग थोड़ा सा प्रैक्टिस करो, ऑब्जेक्टिव नहीं समझ में आया तो पूछो, टेस्ट भी देना है। अगला क्वेश्चन मैं लिखने जा रहा हूँ, इसके बाद रुक दूँ। हाँ, वो भी आईआईटी में दिखा रहा है। ये अगला क्वेश्चन हम लोग करने जा रहे हैं। 5 point charges, each of value plus q coulombs, are placed on 5 vertices of regular hexagon of side L meters. Find the magnitude of force on charge minus q coulomb placed at the center of the hexagon. एक फिगर बना लेते हैं हम लोग। हेक्सागन तो जानते हैं, ये 6 रेगुलर हेक्सागन है, तो इनका साइड भी आप जानते होंगे। तो ये रेगुलर हेक्सागन का मतलब साइड बराबर है। यहाँ पे ए बी सी डी ई, ठीक है, यहाँ पे सभी जगह पे प्लस क्यू कूलम चार्ज रखे हुए हैं। ठीक है ना, सब जगह पे इतना चार्ज रखा हुआ है। ठीक है, और इसके बिल्कुल सेंटर पे माइनस क्यू चार्ज रखा हुआ है।
ये ऑन है ना? ये और चिल्लाता है, नींद भगाता अपना। हाँ आगे चले। तो ये जो माइनस क्यू चार्ज जो है सेंटर पे रखा हुआ है, सपोज ओ पे रखा हुआ है, ठीक है ना, ये ओ बना लिया। अब इस पे नेट फोर्स कितना लगेगा? कूलम फोर्स, ठीक है ना, नेट कूलम फोर्स। ये इलेक्ट्रिक फील्ड का क्वेश्चन नहीं है, ये आया हुआ है, आईटी का दे रखा है, तो मैंने उसे करा दे रहा हूँ, फोर्स से रिलेवेंट है, कूलम फोर्स से रिलेवेंट, ठीक है ना, कितनी बात सुनी। तो यहाँ से अगर हम लोग देखते हैं यहाँ से, तो ये नेगेटिव चार्ज को अपनी तरफ अट्रैक्ट करेगा, ठीक ठीक। इसी तरह से यहाँ से डी भी अपनी तरफ अट्रैक्ट करेगा नेगेटिव चार्ज को। लेकिन रेगुलर हेक्सागन है तो यहाँ से ओ ए एंड ओ डी का जो डिस्टेंस है बराबर होगा, दोनों का चार्ज बराबर होगा, तो दोनों इक्वल एंड अपोजिट फोर्स होंगे और उसका नेट इफेक्ट ओ पे 0 हो जाएगा। When two equal opposite force attracting at a point, the same force will be there but in opposite direction, so they will cancel to each other। कितनी बात सुन में? तो यहाँ पे इन दोनों के ए एंड डी की वजह से इलेक्ट्रिक फील्ड जो है, इलेक्ट्रिक फोर्स जो है वो 0 हो जाएगा। अगर इसी तरह से यहाँ पे बी जो है अपनी तरफ अट्रैक्ट कर रहा होगा और ई बी जो है थोड़ा सा छोटा बड़ा बना हुआ ये, ठीक है ना, तो ये अपनी तरफ अट्रैक्ट कर रहा होगा और इनकी वजह से नेट फोर्स यहाँ भी 0 हो जाएगा, ए एंड डी की वजह से। अब एक चार्ज ये बच जाएगा, तो ये जो चार्ज है अपनी तरफ अट्रैक्ट कर रहा होगा, ठीक है ना, अपनी तरफ अट्रैक्ट कर रहा होगा। तो इस नेगेटिव चार्ज पे सिर्फ एक पॉजिटिव चार्ज की वजह से फोर्स लग रहा होगा। और कितना फोर्स हो जाएगा और क्या डायरेक्शन होगा? तो फोर्स का डायरेक्शन है ओ टू सी, ये तो डायरेक्शन हो जाएगा, और मैग्नीट्यूड होगा के Q1 Q2 अपॉन आर स्क्वायर, ओके सर, ठीक है। तो इसको हम लोग एक्सप्लेन करते हैं, इसको सॉल्यूशन देते हैं, ठीक है ना। और रेगुलर हेक्सागन, अगर रेगुलर हेक्सागन हैज इक्वल साइड and equal distance from the center, ठीक। from the figure the force on O due to A, the force on O due to A and the force on O due to D are equal and opposite, ठीक है ना, अपोजिट। सो द नेट फोर्स ऑन नेगेटिव चार्ज एट O ड्यू टू A एंड D इज 0, ठीक है ना। सिमिलरली the net force due to B and E at O is 0, ठीक है ना। Now the force on minus Q is only due to positive charge at C along OC direction, ठीक है ना, along OC direction।
Therefore, the force, the magnitude of force, the magnitude of force is equal to K Q माइनस Q अपॉन लेंथ, साइड, इसका जो साइड है ना, इसका रेगुलर हेक्सागन का जो साइड है उसका लेंथ L दे रखा है। तो ये जो साइड है ये L और ये जो L है दोनों बराबर ही होते हैं, इक्विलेटरल ट्रायंगल बनाता है रेगुलर हेक्सागन में। तो ये L स्क्वायर, या फिर हम लोग कह सकते हैं माइनस K Q स्क्वायर अपॉन L स्क्वायर, ये हमारा फोर्स आ जाएगा फाइनली। इतना फोर्स लग रहा होगा इस पे, 4 की वजह से, टोटल तो 5 पे हैं तो 4 की वजह से इस पे 0 हो जाएगा, बाकी एक एक्सेस इलेक्ट्रॉन की वजह से उसका फोर्स लगेगा। अगर हम लोग चाहते हैं कि इसको नेट फोर्स 0 कर दें, नेट फोर्स, तो यहाँ पे जो है ना इस वाले वर्टेक्स पे एक सेम मैग्नीट्यूड का चार्ज डाल देंगे, तो ये हो जाएगा सिमेट्रिकल फिगर, जो हम लोगों ने बहुत पहले किया था कि सिमेट्रिकल फिगर जो होते हैं उसके सेंटर पे नेट फोर्स 0 हो जाता है, अगर 0 करना हुआ तो। अदरवाइज नेट फोर्स यहाँ पे K Q स्क्वायर अपॉन L स्क्वायर आ रहा है। अगला क्वेश्चन करने जा रहे हैं, कुछ इसी तरह का है, देखते क्या है वो। अगला क्वेश्चन मैं लिख रहा हूं मैं, क्या दे रखा है, ये नेक्स्ट क्वेश्चन है। 64 ड्रॉप्स ऑफ रेडियस आर, स्मॉल आर, 0.02 मीटर एंड इज कैरिंग अ चार्ज ऑफ Q 5 microcoulomb are combined to form a bigger drop. Find how the surface density of the electrification will changes if no charge is lost. अगर कोई चार्ज लॉस नहीं होता तो अब जो है कितना चार्ज चेंज होगा, ठीक है ना। इसको हम लोग समझा रहे हैं, इसको सॉल्यूशन दे रहे हैं हम, सॉल्यूशन देते हैं। क्या दे रखा है इसमें कि जैसे छोटे छोटे 64 चार्जेस हैं, ड्रॉप्स हैं, ड्रॉप्स मतलब चार्ज का ड्रॉप है, इसका जो चार्ज दे रखा है एक का 5 माइक्रोकूलम है और रेडियस इतना दे रखा है। इन सब को मिला के एक बड़ा ड्रॉप बनाया गया, ठीक है ना। तो इसके जो सरफेस, इसकी जो चार्ज डेंसिटी है और इसकी जो चार्ज डेंसिटी है क्या रेशियो होगा, या ये बता सकते कितना रेशियो हो जाए, चार्ज डेंसिटी में क्या चेंजेस आएंगे। फाइंड हाउ द सरफेस चार्ज डेंसिटी, सरफेस डेंसिटी ऑफ इलेक्ट्रिफिकेशन विल चेंज इफ नो चार्ज इज लॉस्ट। कितनी बात सुनाई। आगे बोला क्या कि हम लोग क्या करेंगे कि ये जो 64 स्मॉल ड्रॉप्स हैं उनका जो टोटल वॉल्यूम होगा, ये बड़े वाले जो स्फेरिकल बिगर ड्रॉप बना है उसके वॉल्यूम के बराबर होगा। इसका बड़े वाले का अपना एक रेडियस होगा, कैपिटल R से दिखा देते हैं, और छोटे वाले का भी एक रेडियस है, हम एक अलग सिंगल ले लेते हैं, इसका स्मॉल r रेडियस है। तो हम लोग देखते हैं कि ये जो है इसका जो रेडियस है, इस रेडियस के रिस्पेक्ट में कितना आएगा, ठीक है ना। और हम लोग यहाँ पे जो 64 है, 64 ड्रॉप्स है, इसको हम लोग n ड्रॉप ले लेते हैं। n कुछ भी हो सकता है, 64 भी हो सकता है, या इसके अलावा भी और कोई नंबर हो सकता है, ठीक है ना। तो क्या लिखा है, वॉल्यूम ऑफ बिगर ड्रॉप, वॉल्यूम ऑफ बिगर ड्रॉप इज इक्वल टू वॉल्यूम ऑफ 64 स्मॉल ड्रॉप्स, ठीक है ना, 64 स्मॉल ड्रॉप्स। ये जो स्मॉल ड्रॉप्स है ये स्फेरिकल है, और स्फीयर का वॉल्यूम का फॉर्मूला होता है 4/3 पाई कैपिटल R क्यूब, क्योंकि बिगर ड्रॉप का ले रहे हैं हम लोग, और यहाँ पे 64 × 4/3 पाई
स्मॉल आर क्यूब। ये 64 को हम लोग n ले लेते हैं, n ले लेते हैं, ठीक है ना। अभी हम लोग नोटेशन के फॉर्म में ले लेते हैं, यहाँ पे 64 के बगल में n भी लिख लेते हैं ऊपर में, ठीक है ना। तो अभी n के टर्म में, रेडियस के टर्म में लेते हैं, बाद में हम लोग वैल्यू डाल देंगे, ठीक है। कितनी बात में 4/3 पाई, 4/3 पाई कैंसिल हो जाएगा। ये जो आर क्यूब है वो n इंटू स्मॉल आर क्यूब के बराबर हो जाएगा, और ये जो कैपिटल आर का जो रेडियस आएगा वो आएगा r इंटू 1/3 ऑफ n। ये इसका भी क्यूब रूट लगाएंगे, इधर से क्यूब हटाएंगे तो उधर क्यूब रूट लग जाएगा, तो ये तो स्मॉल आर बाहर निकल के आ जाएगा, n पे 1/3 का पावर आ जाएगा। तो ये कैपिटल आर यानी कि जो बड़ा वाला जो बिगर ड्रॉप बनेगा उसका रेडियस का ये रिलेशन आ जाएगा, क्यूब रूट ऑफ नंबर ऑफ ड्रॉप्स इनटू रेडियस ऑफ स्मॉल ड्रॉप्स, ठीक है ना। ये हमारा रिलेशन आ जाता है। अब बोला कि सरफेस चार्ज डेंसिटी का कंपेयर करना है, तो स्मॉल वाले का जो सरफेस चार्ज डेंसिटी होगा, तो चार्ज डेंसिटी कैसे निकालते हैं, चार्ज अपॉन सरफेस एरिया, ठीक है ना। तो हम लोग पहले स्मॉल ड्रॉप के लिए ले लेते हैं, ठीक है ना। ये मैं थोड़ा सा मिटा देता हूँ, इसकी कोई ज़रूरत नहीं है यहाँ से, ठीक है ना। चार्ज डेंसिटी ऑफ स्मॉल ड्रॉप सिग्मा 1, सिग्मा एस ले लेते हैं स्मॉल ड्रॉप के लिए, चार्ज अपॉन एरिया, सिग्मा एस जो होगा चार्ज, जो एक स्मॉल ड्रॉप का जो चार्ज है क्यू है, और स्फीयर का जो एरिया होगा 4 पाई आर स्क्वायर, यही तो होगा ये छोटे वाले का। और ऐसे ही लेते हैं चार्ज डेंसिटी ऑफ बिगर ड्रॉप, चार्ज डेंसिटी ऑफ बिगर ड्रॉप, ठीक है ना। सिग्मा बी इज इक्वल टू चार्ज अपॉन एरिया, ठीक है ना, चार्ज अपॉन एरिया। तो ये जो चार्ज है ये n इंटू क्यू हो जाएगा, n, क्योंकि जो बिगर ड्रॉप है उसमें 64 स्मॉल ड्रॉप्स कंबाइन है, तो नंबर ऑफ ड्रॉप्स इनटू चार्ज ऑफ ईच ड्रॉप, तो n इंटू क्यू अपॉन 4 पाई आर स्क्वायर, ये हमारा हो जाएगा चार्ज डेंसिटी ऑफ बिगर ड्रॉप। अब इसका हम लोग रेशियो लेते हैं, चार्ज डेंसिटी ऑफ स्मॉल ड्रॉप, चार्ज डेंसिटी ऑफ बिगर ड्रॉप का, तो ये हो जाएगा क्यू अपॉन, देखो पीछे वाला बच्चे दिख रहा है ऊपर से, 4 पाई स्मॉल आर स्क्वायर अपॉन, ये जो चार्ज होगा n क्यू अपॉन 4 पाई कैपिटल आर स्क्वायर, ठीक है। इसको हम लोग रेसिप्रोकल करते हैं तो क्या मिलेगा, q अपॉन 4 पाई स्मॉल आर स्क्वायर, और ये हो जाएगा 4 पाई कैपिटल आर स्क्वायर अपॉन n क्यू। 4 पाई से 4 पाई कैंसिल हो जाएगा, q से q कैंसिल हो जाएगा, हमें मिलेगा कैपिटल आर स्क्वायर अपॉन n स्मॉल आर स्क्वायर, ठीक है ना। इसको हम लोग सेपरेट कर लेते हैं, 1/n कैपिटल आर अपॉन स्मॉल आर का होल स्क्वायर, ठीक है। 1/n को अलग कर लिया। अब हम लोग सिग्मा एस अपॉन सिग्मा बी लिखते हम लोग, ये 1/n है, ठीक है ना, 1/n, और कैपिटल आर को हम लोग रिप्लेस दे देते हैं। कैपिटल आर का वैल्यू है स्मॉल आर n 1/3 पावर है, ये स्मॉल आर है, इसके बाद ये होल स्क्वायर है। कितनी बात में ये r से r कैंसिल हो जाएगा, यहाँ बचेगा इस पे पावर, तो ये आ जाएगा 1/n इंटू n 2/3, n 2/3, ठीक है ना। अब क्या होगा देखिए कि ये जो है पावर जो है ना 2/3 है, ये नीचे 1 का पावर है, तो इसको अगर हम लोग करेंगे तो n 2/3 -1 कर लेंगे। कितनी बात में
ये n से डिवाइड करता ना, ये ऊपर n है नीचे n है और सेम बेस होगा तो पावर डिवाइड करता तो माइनस हो जाता है, मल्टीप्लाई करते तो प्लस हो जाता है। तो 2/3 -1 कर लेंगे, कितनी बात समझ में आई? तो कितना -1/3 बचेगा। तो ये सिग्मा स्मॉल ड्रॉप अपॉन सिग्मा बिगर ड्रॉप इज इक्वल टू n -1/3 पावर बच जाएगा इसका, ठीक है ना। अगर ये माइनस में है तो हम लोग 1/n 1/3 कर सकते हैं, ऐसे माइनस को पावर को प्लस करने के लिए, कितनी बात सुन में। और ये जो है 1/64 का क्यूब रूट ले लेते हैं, 64 का क्यूब रूट, तो 64 का क्यूब रूट होगा 4, तो 1/4। तो ये चार्ज डेंसिटी हो जाता हमारा। जो मेन फॉर्मूला आया हमारा वो आया, मैं लिख देता हूँ यहाँ पे इस तरह क्वेश्चन के लिए। जो मेन फॉर्मूला हमारे पास आ रहा है वो सिग्मा चार्ज डेंसिटी ऑफ स्मॉलर चार्ज डेंसिटी ऑफ बिगर इज इक्वल टू 1/n क्यूब रूट ऑफ n। ये इस तरह का फॉर्मूला आ रहा है, इससे हम लोग डायरेक्ट निकाल सकते हैं। सारे आर तार जितने भी थे सबको कैंसिल कर दिया। अगर दो सरफेस चार्ज का क्यूब रूट निकालना है, सॉरी हमें कंबाइन करके बिगर कर दिया और बिगर करने का सरफेस चार्ज डेंसिटी निकालना है, तो ये आ जाएगा स्मॉलर अपॉन बिगर इज इक्वल टू 1/n 1/3। कितना समझ में आया? अभी हम लोग डाइपोल के क्वेश्चन, अभी तो ये डेंसिटी का किया हम लोगों ने, डेंसिटी जैसे लीनियर चार्ज डेंसिटी, सरफेस चार्ज डेंसिटी, वॉल्यूमिक चार्ज डेंसिटी एक टॉपिक किया था, ये चार्ज डेंसिटी वहाँ से हम लोगों ने किया है। अब अगला टॉपिक जब करेंगे तो हम लोग वो करेंगे, ठीक है। कैसा लग रहा है न्यूमेरिकल्स? और आपको छोटे छोटे फॉर्मूले हम बना के दे रहे हैं, ठीक है, पूरा थ्योरेटिकल करके समझा के उसको, और फिर उसके बाद आपको एक शॉर्ट फार्मूला भी दे रहे हैं, फॉर्मूले भी दे रहे हैं। ये आपको उस वक्त समझ में आएगा जिस वक्त कंपटीशन बहुत करीब होगा, और उस वक्त समझ में आएगा कि ये क्या चीज़ इन्होंने दिया है, ठीक है। तो उस वक्त आने के लिए पहले आपको पूरा वीडियो देखना है और देख के समझना है, तो उसके लिए अभी से सब्सक्राइब कर लिए, तभी जाके आप देख पाएंगे। ओके, तो लाइक करिए, शेयर करिए, सब्सक्राइब करिए, जो करना है वो करिए। ओके, थैंक यू।